सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो पार्ट रहेगा, आज हम नाउन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, राइट। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि नाउन्स के अंदर और क्या क्या बातें रहती हैं। जैसे कि हमने कल थोड़े से कंफ्यूजिंग नाउन्स पढ़े थे लास्ट सेशन में, फर्स्ट सेशन जो इसका हुआ था, राइट। तो कंफ्यूजिंग नाउन्स में आगे जाके और भी कुछ बातें निकल के आती हैं। मेनली जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है नाउन का, ये सिंगुलर प्लूरल के ही एट्रीब्यूट पे बेस्ड है। काफी क्वेश्चंस आते हैं जो सिंगुलर प्लूरल के ऊपर आधारित होते हैं, राइट। जैसे मैं देखो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स आपको और लिख के बताता हूँ। एक तरफ मैंने लिखा सिंगुलर, सिंगुलर, और इस तरफ मैंने लिख दिया प्लूरल, राइट। अब छोटी क्लासेस में तो अगर हम छोटे लेवल की बात करें तो हमें तो ऐसे बताया गया राइट फ्रॉम बिगिनिंग से कि बॉय सिंगुलर होता है और बॉयज उसका प्लूरल बन जाएगा, है ना। बॉय सिंगुलर है भाई, बॉय एक लड़का होता है, और जब हम इसमें एस लगाएंगे तो ये बॉयज बन जाएगा, ये बहुत सारे लड़के हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल है कि गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, बुक का बुक्स हो जाएगा, पेन का पेन्स हो जाएगा। लेकिन जब हम थोड़े हाई लेवल पे आते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चीजों को देखें तो आपका नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाना चाहिए, राइट। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा गुड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया गुड्स। तो क्या अब वो वाली फॉर्मेशन अप्लाई होगी? क्या अब वो वाला रूल अप्लाई होगा यहाँ पे कि भाई जैसे बॉय एक लड़का है, बॉयज बहुत सारे लड़के हैं, तो गुड मतलब एक अच्छा हो गया, गुड्स बहुत सारे अच्छे हो गए। तो वो वाला रूल यहाँ अप्लाई नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि आप जानते हैं कि जो गुड का मतलब क्या होता है, क्वालिटी होता है। इट मीन्स क्वालिटी, राइट। और जब हम गुड्स की बात करते हैं तो ये वो सामान होता है, गुड्स मतलब थिंग्स दैट आर टू बी सोल्ड। जैसे आप मार्केट जाते हो तो मार्केट में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें हम खरीदते हैं, कोई फेस्टिवल है, दिवाली है, परचेजिंग करते हैं लोग, शॉपिंग करते हैं। तो जो सामान मार्केट में होता है स्टूडेंट्स, उसको गुड्स बोलते हैं, राइट। और जो बेसिकली हमारे घर का सामान होता है, जैसे हमारे घर में हमारा फ्रिज है, टीवी है, एलईडी है, जो हमारा पर्सनल सामान होता है उसको गुड्स नहीं बोलते, उसके लिए एक अलग वर्ड यूज करते हैं हम। जो पर्सनल सामान होता है उसको बोलते हैं बिलोंगिंग्स, राइट। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बिलोंगिंग्स। तो वो हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं। एक और भी इसके लिए वर्ड यूज होता है, उसको बोलते हैं चैटल। स्टेट के एग्जाम में एक बार इसका क्वेश्चन भी बना था, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे था कि द फैमिली टुक देयर गुड्स एंड शिफ्टेड एंड लेफ्ट द सिटी फॉर एवर, कुछ ऐसा एरर आया था एग्जाम में। द फैमिली टुक देयर गुड्स एंड लेफ्ट द सिटी फॉर एवर, राइट। तो वहां पे गुड्स नहीं आना था, वहां पे बिलोंगिंग्स और चैटल्स आप यूज कर सकते थे। द फैमिली टुक देयर गुड्स की जगह पे आना था द फैमिली टुक देयर चैटल्स एंड लेफ्ट द सिटी फॉर एवर, राइट। तो वहां पे चैटल्स लगा सकते थे आप, या तो बिलोंगिंग्स। गुड्स मैंने आपको बता दिया, थिंग्स दैट यू डील इन, दैट यू डील इन। अब डील इन आपको पता है कि डील इनकम, डील के साथ जब हम इन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है बेसिकली बिजनेस करना, ट्रेड करना, राइट। सो ही डील्स इन लग्जरी गुड्स, और डील विद का मतलब हैंडल करना होता है, प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने इसका मीनिंग डील इन ही लिख दिया, मतलब जिसका व्यापार करते हैं। तो ये एक डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि नाउन के अंदर मतलब चीजें कुछ इस तरह से चलती हैं। गुड का मतलब क्वालिटी होता है, ही इज अ गुड गाय, राइट। और गुड्स का मतलब सामान हो गया। तो अब तो वो वाला फॉर्मेशन अप्लाई नहीं होगा। तो ये बेसिकली नाउन है। अब यहाँ पे हम और देख लेते हैं साधारण सा एग्जांपल। वुड होता है और इधर मैंने लिख दिया वुड्स, है ना। इधर वुड है, इधर वुड्स है। तो वुड का मतलब तो लकड़ी होता है, हिंदी में अगर हम बोले तो उसको तो लकड़ी बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम इसको इंग्लिश टू इंग्लिश लिखेंगे तो मटेरियल लिख सकते हैं। वुड का मीनिंग मटेरियल होता है। जैसे दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, मतलब वुड एक मटेरियल है जिससे ये टेबल हमने बनाया है, राइट। मटेरियल है। अब जब इसमें एस लगाया तो वुड्स बन गया। तो वुड्स का मतलब क्या, फिर यहाँ पे हम मटेरियल्स लेंगे? नो, वुड्स का मतलब हो जाता है फॉरेस्ट, जंगल, ठीक है। तो वुड्स मतलब फॉरेस्ट। द थीव रैन इनटू द वुड्स, चोर जंगल की तरफ भाग गया।
तो ये एक्चुअली नाउन का थोड़ा सा ऐसे डीप कॉन्सेप्ट चलता है कि यहाँ पे मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, सिंगुलर में मीनिंग बदल जाएगा, समटाइम्स प्लूरल में मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे और भी पेयर निकल के आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक पेयर होता है कंटेंट, राइट, और दूसरा इसके साथ हमने यहाँ पे लिख दिया कंटेंट्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कंटेंट और कंटेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कंटेंट का मीनिंग क्या होता है। कंटेंट का मीनिंग होता है बेसिकली सेटिस्फेक्शन, पीस को बोलते हैं, है ना, शांति। देयर इज वन प्रोवर्ब इन इंग्लिश, एक कहावत भी इंग्लिश में, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोष परम सुखम। जो इंसान शांति में रहता है वो सुख में रहता है, राइट, तो उसको कंटेंट बोलते हैं। अब जब हम इसका मीनिंग तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, पीस लिख सकते हो आप, सेटिस्फेक्शन लिख सकते हो, शांति को बोलते हैं कंटेंट। लेकिन जब हमने इसके साथ एस लगाया तो कंटेंट्स का मीनिंग क्या होता है? कंटेंट्स का मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स, या जैसे मतलब कोई भी आप बुक रीड करते हो तो स्टार्टिंग में देखा होगा आपने कि एक चैप्टर्स की लिस्ट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंटेंट्स बोलते हैं, ना कि कंटेंट बोलते हैं, राइट। तो जो इंडेक्स होता है हम इसको इंडेक्स बोल सकते हैं, हम इसको जो इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं, तो उसको कंटेंट्स बोला जाता है। तो इन शब्दों से हमें एक बात समझ आ रही है कि यहाँ पे मीनिंग बदल रहे हैं और आपको ये डिफरेंस पता होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि एक आपका मैनर होता है, एक आपका मैनर्स होता है। सो मैनर और मैनर्स में भी डिफरेंस होता है ना। तो अगर हम मैनर और मैनर्स के डिफरेंस की बात करें तो क्या फर्क आएगा? थोड़ा यहां बना देता हूं एक टेबल और, ठीक है, तो हम मैनर और मैनर्स का डिफरेंस जान लेते हैं। अब एक सिंगुलर में मैनर है और प्लूरल में मैंने यहां पे मैनर्स लिख दिया, तो क्या डिफरेंस होता है मैनर और मैनर्स में? क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, राइट। जहां पे लगना होगा मैनर वहां पे दे देगा मैनर्स, और जहां पे लगना होगा मैनर्स वहां पे दे देगा मैनर। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको मिस्टेक्स दे देगा, कॉन्टेक्चुअली गलतियां देगा वहां पे, राइट। तो मैनर का मीनिंग तरीका होता है ना। मैनर मतलब किसी चीज का माध्यम, मेथड, कैसे भाई कोई वॉक करता है, कोई धीरे धीरे वॉक करता है, ग्रेजुअली मैनर में, कोई ब्रिस्क वॉक करते हैं गार्डन में, तो वो तरीके को रेफर कर रहा है। ही वॉक्स इन अ लेजी मैनर, राइट। तो हम वहां पे मैनर मतलब मेथड को बता रहे हैं। सो मैनर इज टू मेथड। अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग यहां पे बन रहा है मेथड, राइट। जबकि जो मैनर्स होता है, मैनर्स का मतलब होता है जो हमारा बिहेवियर होता है ना, इंडिविजुअल बिहेवियर होता है ना। इंडिविजुअल बिहेवियर को मतलब मैनर्स बोला जाता है। जो हमारे संस्कार होते हैं, मतलब हमें अपने पेरेंट्स से कैसे मैनर्स मिले हैं, मतलब कैसे हमें मतलब बिहेव करना है बड़ों के साथ। अब हमारे दादा परदादा अगर वो अच्छा बिहेव करते होंगे तो हमारे पेरेंट्स भी करेंगे, आगे से हम भी करेंगे। तो कुछ ना कुछ मतलब हेरिडेटरी इफेक्ट भी होता है, ठीक है। तो मैनर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एटिकेट्स। इट मीन्स एटिकेट्स। तो ये डिफरेंस आ गया, देखो एक मेथड को बता रहा है, एक एटिकेट्स को बता रहा है। तो आपको ऐसे प्रॉब्लम दे सकता है पेपर में कि ही हैज नो गुड मैनर। अब अगर ये सेंटेंस में ऐसे बोलता हूं ही हैज नो गुड मैनर, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे मैनर्स आना चाहिए। और इफ आई से ही वॉक्स इन अ लेजी मैनर्स, तो यहाँ पे मैनर्स रॉन्ग है, तो यहाँ पे फिर मैनर आना चाहिए। तो आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आपको पेपर में एक्ट करना होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। लगने को कुछ भी आ सकता है, आने को मैनर आ सकता है, आने को मैनर्स आ सकता है, गुड आ सकता है, गुड्स आ सकता है, लेकिन वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको एग्जाम में एक्ट करना पड़ता है। थोड़ा बहुत आपको देखना भी पड़ता है कि पेपर में जो स्टेटमेंट पूछी गई है क्या वो थोड़ा बदल तो नहीं रहा, घुमा तो नहीं रहा क्वेश्चन को, राइट। कि जैसे मैंने क्लास में पढ़ा वैसे तो सवाल आया ही नहीं है, सवाल तो कुछ और वे में पूछा है, उसने थोड़ा सा चेंज करके पूछा है। तो आपके अंदर वो काबिलियत, अडेप्टेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी आपको कि मैं, क्योंकि एग्जाम में हमेशा आपको नए क्वेश्चंस दिखते हैं हमें। बच्चे जब पेपर को फाइट करते हैं, जब वो एग्जाम देने बैठते हैं, तो वहां पे आपको नए क्वेश्चंस ही फेस करने पड़ेंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि बड़ा आपको सेम स्टेटमेंट वहां पे एग्जाम में पेपर में मिल जाएगी, बड़ा रेयर होता है ये कि कोई किसी टीचर की कोई सेम स्टेटमेंट पढ़ाई हुई आ जाए एग्जाम में। तो कैसे अप्रोच करोगे जब नए क्वेश्चन सामने होंगे, तो कैसे आप उस चीज को हिट करोगे?
क्या आपके अंदर टेक्निक्स, कैसे आप उसको अप्रोच करोगे उस सवाल को, राइट। तो वहां पे देखना पड़ेगा आपको, अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना पड़ेगा। तो आप अपनी बैकग्राउंड नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, कंफ्यूजिंग नाउन का पहला सवाल यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पढ़े और अपने सिचुएशन के हिसाब से मुझे ऑप्शन बताएं कि कौन सा पार्ट यहाँ पे गलत होगा। स्टेटमेंट सेइंग आई एम श्योर दैट नीदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स इज फॉर सेल। अच्छा सवाल है, पेपर में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, राइट। तो बोल रहा है कि कोई पर्सन श्योरिटी में बोल रहा है कि आई एम श्योर दैट नीदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स इज फॉर सेल। अब अगर रूल के हिसाब से चलें तो जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ते हैं तो वहां पे भी आपको टीचर बताते हैं कि भाई जो नीदर और नॉर होता है ना, वर्ब अग्रीमेंट में आपने वो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी पढ़ा होगा। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता है। तो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या होता है कि जब जो सब्जेक्ट नजदीक होता है वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग वर्ब एक्ट करती है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब हमें पुट करनी पड़ती है। और रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब नियरनेस होता है, क्लोजनेस होता है, विसिनिटी बोल सकते हो, जो चीज पास होती है, ठीक है। तो ये रूल अप्लाई होता है नीदर नॉर पे, ईदर और पे, नॉट ओनली बट ऑल्सो पे, और नॉर पे, राइट। ये 4-5 टर्म्स हैं जिनके ऊपर आपको रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी बिठाना होता है। अब अगर इस रूल के हिसाब से चले तो देखो फिर नीदर द हाउस, ये हमारा सब्जेक्ट पहला है, नॉर इट्स कंटेंट्स, ये हमारा S2 है, और यहां पे जो वर्ब है उसके नजदीक है नॉर इट्स कंटेंट्स, है ना, नॉर इट्स कंटेंट्स। तो इट्स कंटेंट्स मतलब हम इसको प्लूरल लेंगे, तो इसके हिसाब से यहां आर आना चाहिए। ना तो घर और ना ही जो उसके बचे हुए जो पार्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सेल के लिए हैं। ना तो घर ना ही उसके जो बचे वो पार्ट्स हैं वो सेल के लिए नहीं है, नीदर नॉर है तो नेगेटिव मीनिंग है इसका, राइट। लेकिन बच्चा क्या करता है, जब इस स्टेटमेंट को रीड करेगा तो बच्चा सोचेगा कि सर यहाँ पे नॉर इट्स आ रहा है, नॉर इट्स कंटेंट। तो कई स्टूडेंट ऐसे भी सोचते हैं कि सर इस एस को हटा दो, नॉर इट्स कंटेंट इज फॉर सेल। तो क्या वर्ब के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को चेंज करेंगे? तो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी यही बोलता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हमेशा ही, जो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, वो अपनी वर्ब को डिसाइड करता है। ये अलग बात है कि सब्जेक्ट ही रॉन्ग लिखा हुआ है तो फिर आप सब्जेक्ट को बदल दोगे पेपर में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इन जनरल कॉन्सेप्ट पे जाएं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज की जाती है, वर्ब अपना सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करती। तो सब्जेक्ट ऑलवेज डिसाइड्स इट्स वर्ब, राइट। और एक दूसरा रीजन भी है यहां पे, दूसरा रीजन ये है कि अगर आप इस एस को यहां से हटाते हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा वर्ड हमारा कंटेंट। और कंटेंट का मीनिंग देखो यहां पे क्या है, पीस, शांति। कंटेंट वर्ड का मीनिंग तो चेंज हो रहा है, इसका मतलब तो सेटिस्फेक्शन होता है, जबकि इसका मतलब इंडेक्स होता है, इंग्रेडिएंट्स होता है, पार्ट्स को बोलते हैं। तो अगर मैं यहां पे कंटेंट करता हूं तो इसका मतलब शांति भी हो रहा है, जबकि स्टेटमेंट में तो सेटिस्फेक्शन की बात ही नहीं हो रही है, वो तो इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहा है, पार्ट्स की बात कर रहा है। तो यहां से मुझे ये बात समझ आ गई कि सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कंटेंट्स ही रहेगा। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे कंटेंट्स ही लिखना पड़ेगा आपको, बट आगे जाके आपको यहाँ पे डी पार्ट में लिखना पड़ेगा आर, यहाँ पे इज की जगह आर है। तो मैंने रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी से भी अप्रोच करके सेंटेंस आपको बता दिया कि नॉर इट्स कंटेंट्स के अकॉर्डिंग आगे आर फॉर सेल लिखा जाएगा, ठीक है। कई बच्चे ऐसे भी बोलने के हिसाब से चलते हैं कि सर आई एम श्योर दैट नीदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट इज फॉर सेल, लेकिन कंटेंट का मतलब यहाँ पे चेंज हो रहा है, सेटिस्फेक्शन उसका मीनिंग होता है, तो गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब मैं जैसे आपको पीछे बताया, मैंने आपको ये पेयर बताया, ठीक है, उसी तरह से इन पेयर को देख लीजिए। एक पार्ट होता है और एक आपका पार्ट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पेयर है जी, ये भी पार्ट और पार्ट्स वाला क्वेश्चन आता है इसके। अब देखो, पार्ट का मतलब तो होता है बेसिकली पोर्शन, राइट, और पार्ट्स का मतलब होता है बेसिकली पोर्शंस। अब अगर इन जनरल ही मीनिंग सिर्फ आपको आता है तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आपको अपनी नॉलेज को एनहेंस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा नाउन की, ठीक है। पार्ट मींस
पोर्शन, हिस्सा होता है, और पार्ट्स मतलब पोर्शंस भी होता है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूं, 7th क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे बोल रहा है ही इज अ मैन ऑफ पार्ट्स, तो क्या यहाँ पे इसका मीनिंग पोर्शंस के कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहा है? नहीं। अब अगर आपको यहाँ पे नाउन का डीप नॉलेज नहीं होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि पार्ट्स का यार एक और मीनिंग भी होता है इसका, नाउन की डेप्थ के अकॉर्डिंग चलें तो पार्ट्स का मतलब क्वालिटीज को भी बोलते हैं, पार्ट्स का मीनिंग एबिलिटीज भी होता है, क्वालिटीज भी होता है, राइट। तो जब हम ऐसे बोलते हैं ही इज अ मैन ऑफ पार्ट्स, मींस स्पीकर यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं ही इज अ मैन ऑफ क्वालिटीज, ही इज अ मैन ऑफ एबिलिटीज, गुणों वाला व्यक्ति है वो, ठीक है। सो मैन ऑफ पार्ट्स फिर एक इडियम बनता है, ठीक है। ये फिर मैन इडियम्स कुछ ऐसे बन जाते हैं, मैन वाले मुहावरे, इनको बोलते हैं मैन इडियम्स। इनको मैन इडियम्स, जब आप कोई इडियम्स की बुक फॉलो करोगे तो वहां पे देखा आपको मिलेंगे इडियम्स, मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ आयरन, मैन ऑफ मीन्स, मैन ऑफ वर्ड, इनको मैन इडियम्स बोलते हैं, ठीक है। सो मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है जो पर्सन साहित्य में स्कॉलर होता है, जिसको लिटरेचर का बहुत ज्ञान होता है, उसका मतलब होता है मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स इडियम का मीनिंग होता है स्कॉलर इन लिटरेचर, राइट। मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है मैन ऑफ प्रॉमिस, मैं आपसे ओरली बता रहा हूं आपको। अब मैन ऑफ पार्ट्स बोलूंगा तो फिर क्या मतलब हो जाएगा मैन ऑफ पार्ट्स का? मैन ऑफ मेनी क्वालिटीज, एबिलिटीज। मैन ऑफ आयरन मतलब, आयरन होता है लोहा, मतलब जिसकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। सो मैन ऑफ आयरन होता है अ मैन ऑफ स्ट्रांग विल पावर, राइट। तो इनको मैन इडियम्स बोलते हैं, मैंने ऐसे ओरली बता दिया आपको। तो ही इज अ मैन ऑफ पार्ट्स मींस ही इज अ मैन ऑफ मेनी क्वालिटीज। अब अगला जोड़ा देखेंगे, एयर लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि सर एयर तो हवा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन फिर एयर्स क्या होता है? एयर्स का मतलब होता है, कई लोग ना ऐसे दिखावा सा करते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब शो ऑफ करते हैं, शोई अफेक्टेड मैनर्स होते हैं ये, उसको एयर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक कहावत लिखी हुई है, बोल रहा है चेंज योर एयर्स। तो जब आप किसी को ऐसे बोल रहे हो ना चेंज योर एयर्स, तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि चेंज योर मैनर्स, अपने तौर तरीके बदलो, चेंज योर एयर्स, चेंज योर मैनर्स, राइट, ऐसे बोल रहे हैं। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, और ये मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको कंफ्यूजिंग पेयर करवाया था इस क्वेश्चन का। बोले द डायनासोर्स कुडंट अकस्टम देमसेल्व्स टू द प्रिवेलिंग वेदर एंड इवेंचुअली गॉट एक्सटिंक्ट। तो आप इस सवाल का आंसर सोच सकते हो, ऑप्शन मुझे वहां कमेंट करके बता सकते हो कि क्या इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट पार्ट में नाउन का जो पहला पार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको ये कंफ्यूजिंग पेयर बताया था, ठीक है। बोले जो डायनासोर्स थे, ठीक है, वो खुद को ढाल नहीं पाए। कस्टम का मतलब होता है इन द हैबिट ऑफ, किसी चीज के यूज टू होना, आदी होना, मतलब वो आदी नहीं हो पाए थे, खुद को ढाल नहीं पाए थे। टू द प्रिवेलिंग वेदर एंड इवेंचुअली होता है एट लास्ट, एक्सटिंक्ट होता है विलुप्त हो जाना, और अंत में वो विलुप्त हो गए। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैंने आपको क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस बताया था लास्ट सेशन में, तो यहाँ पे वेदर नहीं आएगा। वेदर टेम्पररी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, तो जो अपने आप में ही इटसेल्फ चेंजिंग होता है, बारिश लग गई, धूप लग गई, हवा चल पड़ी, और वो कभी भी ह्यूमन लाइफ को और एनिमल्स को कभी अफेक्ट नहीं करता। हमेशा जो क्लाइमेट होता है वो अफेक्ट करता है, तो वेदर की जगह यहाँ प्लेस होना चाहिए, इट शुड बी क्लाइमेट, राइट। ये एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। क्लाइमेट अगर लगातार, जैसे हिमाचल में हम देख रहे हैं बहुत सारा नुकसान हो गया है ना, बहुत पहाड़ के पहाड़ वहां गिर रहे हैं और लैंडस्लाइडिंग हो रही है ना, तो वो लगातार हो रहा है। होता था, पहले भी होता था हिमाचल में, लेकिन पहले थोड़ा हम कुल्लू मनाली में सुनते थे खबरें कि भाई वहां बादल फट गया, अब की बार तो मतलब बहुत जगह काम खराब हो गया हिमाचल में। तो ये चीज फिर मतलब उससे ज्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है। लगातार बारिश होती रहेगी तो ह्यूमन लाइफ भी अफेक्ट होगी, एनिमल्स भी, बर्ड्स भी, एनिमल्स भी, सबको प्रभाव पड़ेगा, सबकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी, राइट। तो यहाँ क्लाइमेट आना चाहिए। आगे देख लेते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, वैसे ही मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। So climate which exists for longer period of time and weather temporary atmospheric condition exists for shorter period of time. You can read it. Next, अब अगला देखेंगे, थर्ड। इस क्वेश्चन में आ रहा है, बतानी है आपने, I shall surely attend the marriage of yours, right?
तो इस क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किसी अच्छे एग्जाम में सेकंड लेवल जो होता है पेपर का, जैसे बैंकिंग का, एसएससी का, उसमें कभी सेकंड लेवल में पूछा गया था ये सवाल। तो आई शेल श्योरली अटेंड द मैरिज ऑफ योर्स, राइट। अब देखा जाए तो पढ़ने में बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, अप्रोप्रिएट लग रहा है, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें मुझे कोई एरर नहीं लग रही है, बट देयर इज एन एरर इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, राइट। अब आप इन दो वाक्य को यहाँ पे दिए नहीं है, ठीक है। देखो मैंने बोला एक सेंटेंस, जैसे मैं बोलता हूं हर या हिज डैश lasted for 2 years only, एग्जाम्पल है। अब एक ऑप्शन आपको दी मैंने यहां पे मैरिज, और एक ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं यहां पे वेडिंग। अगर इन दो वर्ड्स में से आपको यहां पुट करना हो तो आप क्या डालोगे, यहाँ पे मैरिज आएगा या वेडिंग आएगा? तो आपका आंसर होगा कि सर यहाँ पे तो वेडिंग आएगा, नहीं सॉरी मैरिज आएगा। हो सकता है कि आप वेडिंग सोच रहे हो, बट यहाँ पे वेडिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा मैरिज। तो अगर मैरिज का लिटरल मीनिंग मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मैरिज, तो हो सकता है कि आपको ना पता हो। हम हिंदी में बोल देते हैं कि शादी होता है जी, ब्याह होता है, पंजाबी जी जिन्होंने कहते हैं ब्याह, राइट, विवाह होता है, शादी होती है। लेकिन मैरिज का एक्चुअल मीनिंग होता है रिलेशन। जब हम यहाँ पे मैरिज पुट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि उनका जो संबंध था, उसका जो संबंध था, उसका जो रिलेशन था, वो केवल 2 साल तक ही चला। तो मैरिज एक्चुअल मीन्स, इट एक्चुअली मीन्स रिलेशन, इट इज द नेम ऑफ अ रिलेशन। सो हिज मैरिज लास्टेड फॉर 2 years ओनली, मतलब उसका जो रिलेशन था वो केवल 2 साल तक ही चला। तो आपको देखना है, अपने आंख कान खुले रखने हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, ठीक है। जो चीजें अक्सर हम स्पीकिंग में करते हैं ना, बोलते हैं लोग इंग्लिश वैसे एक्चुअली वो वैसे इंग्लिश नहीं है कंपटीशन में, आपको यहाँ पे बहुत चीजें खंगालनी पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट्स। तो मैरिज का मीनिंग यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में जो मैरिज लिख रहा है यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी पार्ट गलत है, यहाँ पे वेडिंग आएगा, यहाँ पे वेडिंग आएगा आपका, राइट। तो वेडिंग बेसिकली वो वेन्यू होता है, वो जहां पे जो इवेंट होता है उसको वेडिंग बोलते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेडिंग एंड मैरिज। ये नाउन का कंफ्यूजिंग नाउन का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आपने, राइट। तो वेडिंग एनिवर्सरी होता है, मैरिज एनिवर्सरी इज द रॉन्ग टर्म। जैसे कई किसी की मैरिज एनिवर्सरी है तो लोग स्टेटस लगा लेते हैं मैरिज एनिवर्सरी, हम भी पढ़ लेते हैं कि मैरिज एनिवर्सरी हमारी होगी तो हम भी लिख देंगे, हम भी स्टेटस लगा देंगे, तो गलत है। इट्स नॉट मैरिज एनिवर्सरी, इट शुड बी वेडिंग एनिवर्सरी होता है, वेडिंग एनिवर्सरी इज द राइट टर्म, रिमेंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4th क्वेश्चन बोल रहा है एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन, राइट। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सोच सकते हो और अकॉर्डिंगली आपने इसका आंसर बताना। सो व्हाट कुड बी द राइट आंसर? Envy strikes a woman when she sees her husband talking to another woman. अब ये जो डिफरेंस है, एक वर्ड होता है envy और एक वर्ड होता है jealousy। एक्चुअली नाउन ये है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से नाउन ये है, इसकी डेप्थ ये है, राइट। तो उस वुमन को एनवी हुई या उस वुमन को जेलसी हुई, तो यहाँ पे आंसर ए बनेगा, एनवी नहीं आएगा, ये रिप्लेस किया जाएगा जेलसी के साथ। सो जेलसी स्ट्राइक्स द वुमन, जब उसने क्या किया, जब उसने देखा कि उसका जो हस्बैंड है किसी और वुमन से बात कर रहा है, तो उसको जेलसी हुई, ना कि उसको एनवी हुआ। अब इसका लिटरल मीनिंग देखें तो क्या फर्क होता है एनवी और जेलसी का? जेलसी होता है जब हमें अपनी चीजों को खोने का डर लगता है, इनसिक्योरिटी फील होती है कि यार कहीं मैं इस चीज को खो ना दूं। सो फियर टू लूज द थिंग्स विच वी हैव, जो चीजें हमारे पास होती हैं उनको खोने का जो डर होता है उसको जेलसी बोलते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं इसका मीनिंग, इट मीन्स फियर टू लूज the things which we have, that is called jealousy।
और एनवी क्या होता है? एनवी बेसिकली अगर एनवी का सिमिलर की बात करें तो ये ग्रज का सिमिलर होता है। एक वर्ड होता है ग्रज, शायद आपने पढ़ा होगा। ग्रज सीरीज पे हॉलीवुड मूवीज भी बनी है, 4 से 5, 4 to 5 पार्ट्स हैं ग्रज सीरीज पे, राइट। ग्रज का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, हेट करना, नफरत करना, वो ग्रज होता है। इंटरनली आप किसी के लिए बहुत इलविल रखते हो, इलविल एक इडियम है, मतलब गंदा सोचते हो, किसी के लिए बहुत नफरत, खुन्नस है आपके अंदर भरी हुई, वो ग्रजेस है। सो आई हैव इंटरनल ग्रजेस फॉर हिम, राइट। सो एनवी का एक्चुअली लिटरल मीनिंग ये होता है कि जैसे आपका कोई पड़ोसी है, वो कार ले आया, बहुत उसने लाइफ में पैसा कमा लिया, करोड़पति बन गया, ठीक है, 2-3 उसने मर्सिडीज खरीद ली 80-85 लाख की, राइट। तो आपको उसको देख के जलन हो रही है। लेकिन देखो इनफॉर्मल भाषा में लोग यहाँ पे भी जेलसी यूज करते हैं, बट वो जेलसी नहीं होती, वो एनवी होती है, अपनी चीजों को खोने का डर, दैट इज कॉल्ड जेलसी। बट इफ थिंग्स विच अदर्स हैव एंड आई हैव एनवी फॉर दैट इज कॉल्ड एनवी, राइट। सो एनवी और जेलसी का यही डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। तो एनवी का मीनिंग आप यहाँ पे ग्रज लिख सकते हो, या आप इसका मीनिंग लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, हेट, नफरत, राइट। हेट करना, किसी से नफरत करना, उसको बेसिकली ग्रज बोलते हैं। चलिए, तो आंसर हमने कर लिया, ए आंसर था इसका। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, राइट। अब होता क्या है कि ये जो कॉमा करके हम एस लगाते हैं, ठीक है, ये एक नाउन का केस होता है, इसको बोलते हैं नाउन केसेस का कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं नाउन का एक पॉजेसिव केस होता है, एक नाउन का पॉजेसिव केस होता है, ठीक है। इसको जेनेटिव केस भी बोलते हैं, या आप इसको पॉजेसिव केस बोल सकते हो। तो पॉजेसिव का मतलब होता है पोजेशन, अधिकार, कब्जा, हक जताना, पोजेशन, राइट। जैसे आप कोई फ्लैट खरीदते हो तो बोलते हैं आपको 1 ईयर के बाद आपको पोजेशन मिलेगा, अधिकार, आपको 1 ईयर के बाद पोजेशन, हक रहेगा आपके इस फ्लैट के ऊपर। तो पोजेसिव केस को बनाने के नाउन के अंदर 2 मेथड बताए हैं। पहला बोला है कि अगर तो बात हम करें लिविंग बीइंग की, इन जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। फिर अगर लिविंग बीइंग की बात करते हैं तो ये लगाते हैं, लिविंग बीइंग के लिए हम लिखते हैं एपोस्ट्रोफ एस, राइट। जैसे आपने बोला राम्स बुक, दिस इज राम्स बुक, दिस इज मोहन्स अम्ब्रेला, मोहन्स बैग, या मोहन्स अम्ब्रेला। तो हिंदी में इसका मीनिंग कुछ ऐसा होता है, का के की, राम की किताब, मोहन का बैग, राइट। लेकिन जब आप बात करते हो नॉन लिविंग की, तो वहां पे नाउन के अकॉर्डिंग बोला गया कि एपोस्ट्रोफ एस के थ्रू हम पोजेशन नहीं दिखाते हैं, वहां पे प्रेपोजिशन ऑफ लगती है। द लेग्स ऑफ टेबल, द लेग्स ऑफ चेयर, राइट। तो फैंस ब्लेड, जैसे फैन चल रहा है तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा फैंस ब्लेड, ये गलत है, कि फैन नॉन लिविंग है, तो मुझे बोलना पड़ेगा ब्लेड ऑफ फैन, ठीक है, ब्लेड ऑफ फैन या ब्लेड्स ऑफ फैन, लेकिन मैं वहां फैंस ब्लेड नहीं बोल सकता, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब यहां पे ये तो तब लगता है जब हम क्या दिखाते हैं, पोजेशन दिखाते हैं। जैसे इसमें बुक आ गया, नाउन आ गया, यहाँ पे देखो नाउन आ गया, तो हमने बोला कि ये राम की किताब है, तो हम इस चीज के ऊपर अधिकार दिखा रहे हैं इस एपोस्ट्रोफ एस के थ्रू, राइट। इस एस के थ्रू हम जो है एपोस्ट्रोफ एस के थ्रू इस नाउन के ऊपर पोजेशन दिखा रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पे वैद्याज के बाद कोई नाउन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इस स्टेटमेंट में तो कोई पोजेशन है ही नहीं, अधिकार ही नहीं है। ये तो सिंपली बोल रहा है कि जो वैद्याज हैं वो एक दशक से, पिछले 10 साल से जो यहाँ पे रह रहे हैं। So we are not showing any type of possession over here. So why should I use over here this particular apostrophe s? ये पार्ट कर लेते हैं। तो सीधा होगा the Vedyas, no need to write over here possessive, मतलब apostrophe s। ये जब भी आप लिखोगे ना तो इसके बाद आपको जो है कोई ना कोई नाउन होगा। जब भी आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो तो आगे नाउन होना मैंडेटरी है। अरे उस नाउन के ऊपर ही तो अधिकार दिखाओगे ना इसके थ्रू। जब नाउन होगा तभी तो लगाओगे ना आप इसको, जब नाउन होगा ही नहीं आगे तो फिर क्यों लगाओगे। यहाँ पे तो वर्ब दे रहा है हैव बीन, लिविंग, मतलब वो तो रहने की बात कर रहा है कि वैद्याज मतलब जो कोई एक कास्ट है, वैद्याज कास्ट, वैद्याज मतलब कोई लड़की मत सोचना, ये किसी प्रजाति को बता रहा है कि जो वैद्याज है वो दशक से यहाँ पे रह रहे हैं। सो वी आर नॉट शोइंग पोजेशन, सो यहाँ पे सिंपली एस कटेगा। 6th क्वेश्चन, आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट
सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। अब ये नाउन का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। एक काउंटेबल नाउन होते हैं और कुछ अनकाउंटेबल नाउन। एज ए कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स आपको नाउन का एक कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, DSSS में आ सकता है, ठीक है, बिहार वाले एग्जाम में आ सकता है जो अभी पेपर होना है 24 को, ठीक है। तो काउंटेबल के लिए नाउन बोलता है मैनी यूज होता है, अनकाउंटेबल के लिए नाउन बोलता है मच यूज, मैनी मच कॉन्सेप्ट। अब आप यहां पे देखेंगे वर्क्स, ये काउंटेबल नहीं होते, वर्क्स कभी भी काउंटेबल नहीं होते, वर्क अनकाउंटेबल होता है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल होती है, एडवाइस अनकाउंटेबल होता है, मनी अनकाउंटेबल होता है। तो क्या कभी मनी के साथ हम मैनी मनी बोलते हैं, मच मनी बोलते हैं? तो आपको क्लियर हो जाएगा सर मैनी मनी नहीं होता, मच मनी होता है। आई हैव मच मनी, आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट, शी गेव मी मच एडवाइस, राइट। लेकिन टिपिकली एक की बात कर रहे हो आप कि उसने मुझे एक सुझाव दिया, एक उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी, तो फिर वहां पे अ पीस ऑफ का यूज करें। She gave me a piece of advice. I gave him a piece of information. राइट, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाने के लिए आपको वहां पे a piece of की हेल्प लेनी पड़ती है। सो यहाँ पे much वर्क आना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वर्क्स भी नहीं लगेगा, और मैनी की जगह आप लिख दें यहाँ पे मच है। मैनी आता है जैसे बुक्स है, रुपीज है, रुपीज आर काउंटेबल, रिमेंबर, ठीक है। कॉइन्स आर काउंटेबल, आई हैव मेनी कॉइन्स with me, I have many rupees with me, I have much money। मनी के लिए अनकाउंटेबल होता है, मनी आपका वहां पे मच लगाना है। करेंसी के लिए भी आप जो है मनी लगा सकते हो, करेंसी भी काउंटेबल होती है, ठीक है। स्टार्स आर ऑल्सो काउंटेबल, हाउ मेनी स्टार्स आर इन द स्काई, वे आसमान में कितने तारे हैं, हाउ मेनी स्टार्स। तो मच स्टार्स नहीं होता, मेनी स्टार्स होता है। मच मिल्क हो सकता है, मच वाटर हो सकता है, मच शुगर हो सकता है, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। The population of India is divided into two classes, haves and haves not। तो भारत की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, हैव्स एंड हैव्स नॉट में। तो ये है बेसिकली कंपाउंड नाउन, इसको दिस इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन में क्या होता है, कंपाउंड जो नाउन होते हैं, कंपाउंड होता है स्टूडेंट जो दो या दो से अधिक मिश्रण को बोलते हैं ना कंपाउंड, जो दो या दो से अधिक शब्दों का मिश्रण होता है उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आप बोलते हो फादर इन लॉ, फादर एक वर्ड है, इन लॉ। अब कंपाउंड नाउन में क्या होता है कि जो रूट वर्ड होता है, मेन जो रूट वर्ड होता है उसको प्लूरल करते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा इसका प्लूरल बनाना तो कैसे होगा, ये रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड है, या ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड मतलब जो मुख्य वर्ड है, जो मेन वर्ड है उसको प्लूरल करते हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रूट वर्ड है, मेन वर्ड है, वो फादर है। इसका प्लूरल कैसे होगा बेटा, फादर्स इन लॉ, ठीक है। अब जैसे पास्टर बाय, पास्टर बाय, अब आपको पूछा जाए कि पास्टर बाय का प्लूरल, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पूरा नाउन का स्ट्रक्चर खड़ा है सिंगुलर प्लूरल के ऊपर, यही कॉन्सेप्ट घूमते हैं इसमें, ये कंपाउंड नाउन के साथ चलता है ये कॉन्सेप्ट। तो पास्टर बाय का प्लूरल क्या होगा, क्या बाय के साथ आप एस लगाओगे, ये मुख्य वर्ड है या ये मेन वर्ड है, भाई ये मेन वर्ड है तो पास्टर्स बाय ऐसे हो जाएगा। कमांडर इन चीफ, तो क्या चीफ वहां पे मेन वर्ड है, कमांडर मेन वर्ड है, कमांडर, कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। तो मेन वर्ड को ही प्लूरल किया जाता है कंपाउंड नाउन के कॉन्सेप्ट में, ध्यान रखना। अब यहां क्या कर रहा है, यहां कर रहा है हैव्स एंड हैव्स नॉट, ये इडियम गलत लिख रहा है एक्चुअली, तो इसका जो है एरर बनेगा ABC। हैव्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो रिच होते हैं, अमीरों और गरीबों में बटा है हमारा भारत, हमारे देश को दो वर्गों में विभाजित किया गया, अमीरों में और गरीबों में। हैव्स मतलब रिच होता है, और हैव्स नॉट नहीं होता, एक्चुअली ये गलत लिख रहा है, यहां पे आना चाहिए हैव नॉट। तो जो पुअर है ये मुख्य वर्ड है, यहाँ पे ये नहीं है मुख्य वर्ड, जो गरीब है जिनके पास नहीं है, सो हैव नॉट ऐसे होगा, राइट। हैव्स ठीक लिखा है तो राइट इडियम बनेगा, इट शुड बी, मैं यहां लिख देता हूं, इट शुड बी हैव्स एंड हैव नॉट, ये हमारा बना राइट इडियम। आगे देखते हैं। यू आर अमंग दोज मैन who earned name and fame not by chance but by hard work।
अब क्या हम कभी ऐसे बोलेंगे, क्या हम ऐसे बोलेंगे दोज बॉय? आपको पता नहीं है, दिस का प्लूरल दैट होता है, दीज का प्लूरल दोज होता है, दीज का प्लूरल दिस का प्लूरल दैट होता है, सॉरी दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। ये दैट का प्लूरल है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट होता है, उसका प्लूरल दोज होता है। दिस का दिस और दैट नजदीक में आते हैं, ठीक है। दीज का प्लूरल दिस का दैट और दीज का दोज होता है ना। तो दीज का दोज होता है, दीज बुक्स, दिस बुक, दिस का दीज होता है, दिस का प्लूरल आपका दीज होता है ना। दिस बुक लेकिन दीज बुक्स, दैट बुक लेकिन दोज बुक्स, दोज बॉयज बोलोगे ना, तो दोज के साथ यहाँ मैन थोड़ी आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, शुड बी मैन। तो दैट का प्लूरल दोज होता है, दिस का प्लूरल दीज होता है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि दोज के साथ मैन लिख रहा है, ठीक है जी। तो 8वां क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। 9th क्वेश्चन जल्दी देख लो, अ टन्स वेट। अब देखा जाए आप सोचोगे सर ये नॉन लिविंग है तो यहाँ पे क्यों लग रहा है जबकि इस क्वेश्चन में नो एरर है? क्योंकि कुछ जो वेट को डिनोट करते हैं ना नाउन, जो नाउन भार को डिनोट करते हैं, वेट को, ध्यान रखना उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, ये एक्सेप्शन है। सो वेट डिनोटिंग नाउन हमेशा ही अपने साथ एपोस्ट्रोफी एस लेते हैं, रिमेंबर। तो जैसे अ टन्स वेट, ठीक है, अ टन्स वेट होता है, अ ग्राम्स वेट, ये सही है क्योंकि आपको पता है वेट डिनोटिंग नाउन्स होते हैं, इनके साथ एस लगता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख ले। नो पोर्टर, पोर्टर मतलब कुल्ली को बोलते हैं, कुल्ली जो बोझड़ होते हैं। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस। अब एक्चुअली होता क्या है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, तो लगेजेस नहीं होता। सीनरी, मशीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, लगेज, इनकी प्लूरल फॉर्म हमेशा ही सेम रहती है, ये आपने ध्यान रखना। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट वीक से फिर हम स्टार्ट करेंगे लिटरेचर, राइट। तो अभी हमारा जो है इस EMRS वाले बैच में DSSB का जो चल रहा है हमारी सीरीज, ज्ञान सीरीज, इसमें हमने नाउन पढ़ लिया, इससे पहले मैंने आपको वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वोकैब हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, नेक्स्ट वीक हम कंप्लीटली पढ़ेंगे लिटरेचर, राइट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।